अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। फिलहाल आज के लेक्चर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक न्यूक्लियस से। एटॉमिक न्यूक्लियस बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और ये पूरा चैप्टर 5 मार्क्स कंटेन करता है एग्जाम में। और अगर आप चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ ले तो 1 बाय 1 जैसे चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, तो ये तो इंश्योर कर लो कि ये 5 मार्क्स जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एटॉमिक न्यूक्लियस से, ये एग्जाम में आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ये डेफिनेटली वही क्वेश्चंस आने वाले जो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले 5 साल्स का पूरा का ओवरव्यू करके रख लिया इस चैप्टर के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो बिना किसी इंतजार के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आमिर, आपसे फिर स्वागत है यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर, ठीक है। कॉपी कलम निकाल लीजिए, देर मत कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। और काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं है तो उसका रीज़न यही था कि भाई मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, जिसकी वजह कर ये जो होठ है मेरा यहाँ पे कुछ ज़्यादा चोट आई थी, ये पूरा फूल गया था, ठीक है। और घुटना वगैरह में चोट लगा था, चल नहीं पा रहा था सही ढंग से, जिसकी वजह कर वीडियो बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। अब बनाता भी तो आपको मेरा शक्ल पसंद नहीं आता है ना। फोटो देख सकते हो इसमें, देखो ये जो सामने होठ दिख रहा है ये पूरा डैमेज हो चुका था, बोलने में भी दिक्कत हो रहा था। इस वजह कर अभी थोड़ा ठीक हुआ हूँ, 3 दिन पहले ही, दिन अभी यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश मेरी हमेशा वही रहती है कि लेक्चर की कंटिन्यूटी बरकरार रहे, बट अब बीच में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है, भाई सारी चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है ना, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती है, तो उसकी वजह कर हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। इसी वजह का रुका था, बट कोशिश वही है अभी भी कि कंटिन्यू बरकरार रहे। एग्जाम्स आपके करीब है, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, ठीक है। तो लेक्चर को ये स्टार्ट करते हैं। अब बहुत सारे आप मुझसे बोल रहे थे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं डालने का, थोड़ा लाउड रखता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने डालना बंद कर दिया, अब बिल्कुल नहीं रहेगा, एक भी लेक्चर से बैकग्राउंड म्यूजिक में डालूंगा ही नहीं, ठीक है, जिसमें आपको सुविधा मिले। तो ये देखिए एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस नाम से समझ में आ रहा है आपको, हम लोग न्यूक्लियस का एटम्स के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग बात करने वाले। जो भी यहाँ पे चर्चा होगा सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर चीज़ें उसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। तो आपको पता है एक आइटम जो होता है, एक आइटम के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हमारा प्यारा सा प्रोटॉन और उसका छोटा सा एक साथी है न्यूट्रॉन, ठीक है। और न्यूक्लियस के बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अब बताओ, मैंने आपको बता दिया कि इस चैप्टर में बात किसी करनी है हमको सिर्फ और सिर्फ आइटम के न्यूक्लियस के बारे में। तो क्या हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चर्चा कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। मतलब इस चैप्टर में अपने को इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना ही नहीं, सिर्फ किसके बारे में बात करना है, एक प्रोटॉन के बारे में बात करना है, एक न्यूट्रॉन के बारे में बात करना है। जो होना है इन्हीं की वजह कर होना है और जो भी होगा इन्हीं के ऊपर होगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है कि हम लोग को करना क्या है, अभी हटाते हैं इसको, है ना। अब देखिए, हमें ये सिंपल सा चीज़ पता है, मैंने यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी का डिफिनीशन लिख रखा है, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। देखो हम लोग सिंपल ये जानते हैं कि कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम का कोई भी न्यूक्लियस आपका, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी सेम होती है, ये हम लोग जानते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, इतना मालूम है हम लोगों को। अब होता क्या है, जैसे अप टू 20 एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट्स तक ये देखा गया कि भैया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये चलो होते हैं, ठीक है, शॉर्ट में ही लिख देते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये देखा जाता है। लेकिन जैसे हम लोग इसके ऊपर आते हैं थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है, ठीक। होता क्या भैया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हम लोग यहाँ पे रेशियो डिफाइन करते हैं, ठीक है, P बाई N रेशियो। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर इक्वल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का रेशियो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अगर ये रेशियो 1 है, किसी भी एटम का न्यूक्लियस का ये रेशियो 1 है, P बाई N का, नंबर ऑफ प्रोटॉन बाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो रेशियो है, सॉरी इसको मैंने उल्टा लिख दिया, ये ऐसे रहता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो होता है, ठीक है। बस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाई नंबर ऑफ प्रोटॉन का रेशियो अगर 1 है तो वो आइटम हमारा कैसा माना जाता है भैया? उस आइटम का जो न्यूक्लियस है स्टेबल माना जाता है। ये हमारा स्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। ये हमारा पहचान है कि भाई ये हमारा स्टेबल न्यूक्लियस है, इसकी ज़रूरत नहीं, हटा देते हैं इन चीज़ों को, वो सब बाद में देखा जाएगा। ये हमारा पहचान है कि वो जो न्यूक्लियस है वो हमारा स्टेबल है। अब अगर ये जो रेशियो आता है N/P जो रेशियो है, ये अगर लेस देन 1 हो जाए तो ये हमारा अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है, अनस्टेबल हो गया। और अगर N/P ग्रेटर देन 1 भी हो जाता है तो ये भी हमारा आपका अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, आइए देखते हैं। जब तक आइटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद है आपका प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों सेम क्वांटिटी में है, तब तक तो न्यूक्लियस के पास कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी में। लेकिन जैसे ही ये दोनों का क्वांटिटी
बिगड़ गया, यानी कि मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम पड़ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम पड़ गए। तो इस केस में क्या है, इसको दिक्कत है भाई, n/p का रेशियो <1 है। अब <1 मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा कब आ सकता है बताओ, प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह करके, न्यूट्रॉन ज़्यादा होने की वजह कर, बताओ तो कब आ सकता है ये। सिंपल सा लॉजिक है, अपने को पता है कि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होता है तो डिवाइड करके जो आंसर आता है वो छोटा आता है। इसका मतलब ये n/p रेशियो <1 तभी होगा जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। तो ये हमारा ये वाला जो अनस्टेबल कंडीशन ये कब आ सकता है, जब व्हेन, लिखते चलो सब नोट्स ऐसे ही बनेगा, लिखते चलो, व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सीधा सा बात है, ग्रेटर देन, इसको पूरा लिख देते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये वाला जस्ट उसका उल्टा केस है, ये कब होगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन से कम पड़ जाए, यानी कि न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, एक केस कब हुआ जब प्रोटॉन ज़्यादा हो गया न्यूट्रॉन से, और दूसरा केस कब हुआ जब प्रोटॉन था वो न्यूट्रॉन से कम पड़ गया। ठीक है, ये हो गया अनस्टेबल कंडीशन आपका, दोनों बराबर नहीं है। अब इस केस में क्या होता है भैया, स्टेबिलिटी हर किसी को चाहिए, लाइफ में हर बंदे को स्टेबिलिटी चाहिए, न्यूक्लियस को भी स्टेबिलिटी चाहिए। अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के चक्कर में क्या करता है, ये देखा भाई, अच्छा इस केस में क्या हुआ था, प्रोटॉन ज़्यादा है, बोला अच्छा प्रोटॉन ज़्यादा हो गया मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, न्यूट्रॉन तो ऐसे न्यूट्रल, उसके पास कोई चार्ज वगैरह है नहीं, इतना अपने को पता है ना, ऑलरेडी बता रखा है। न्यूट्रॉन के अंदर जो भी चीज़ें होती इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, तो इसके ऊपर जो नेट चार्ज होता है कुछ नहीं होता है, बट प्रोटॉन के ऊपर नेट चार्ज अपने को पता पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव बंदा ये बोलेगा भाई अपने को करना है बैलेंस, मतलब प्रोटॉन को जो ज़्यादा है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अब इस चक्कर में क्या होगा, कुछ रेडिएशन यहाँ से निकलना शुरू होता है। न्यूक्लियस क्या करेगा, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे मौजूद है उसको एज अ से सर्कल क्या करेगा, रेडिएशन के थ्रू या फोटॉन्स के थ्रू बाहर निकालना शुरू कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। ठीक है, देखो, रेडियो एक्टिविटी इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार होते रहता है, और स्पॉन्टेनियस यहाँ पर, ठीक है, अब उसको देखते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और हाई एनर्जी फोटॉन्स रिजल्टिंग फ्रॉम ए न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, नहीं कि न्यूक्लियस के अंदर रिएक्शन होगा, भैया प्रोटॉन इसको ज़्यादा दिखा वाला निकालना है भाई मेरे को, ये निकालना शुरू करेगा सॉरी, कैसे निकालना शुरू करेगा भाई, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स के शक्ल में निकालना शुरू करेगा। यहीं पर जो पार्टिकल्स, कैसा पार्टिकल्स होगा भैया, या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या तो बीटा पार्टिकल निकलेगा। क्लियर सा बात है, या अल्फा पार्टिकल निकलना है या बीटा पार्टिकल निकलना है, या फिर और हाई एनर्जी फोटोन्स आपको पता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है हमारा। लाइट्स भी किस में ट्रैवल करता है भाई, लाइट्स के पास भी फोटोन्स होता है, यानी कि एनर्जी का पैकेट्स होता है। तो ये वही चीज़ यहाँ से निकालेगा। फोटोन्स अगर हम बात करें तो ये हमारा गामा रे हो जाएगा। अल्फा बीटा पार्टिकल से गामा एक रे होता है जो कि हमारा फोटोन्स को लेकर घूमता है, उसका मतलब जो एनर्जी होती है फोटोन्स के शक्ल में पाई जाती है। ठीक है, अल्फा बीटा हमारे ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों पार्टिकल्स आदमी आपका। तो ये तीन ऑप्शंस होते हैं आपके, किसके पास, न्यूक्लियस के पास, अपने आप को बैलेंस करने के लिए। अब मसला आता है कब क्या बैलेंस करेगा वो, सिंपल सा चीज़ है। अगर n/p का रेशियो <1 है तो उसको क्या चाहिए भैया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके पास ज़्यादा है, उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम करने हैं। तो अल्फा जो होता है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात हम मतलब रिसर्च करके पाया गया, अल्फा के पास है पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा है तो इस केस में क्या एमिट होगा, इस केस में आपका अल्फा पार्टिकल एमिट होगा। ठीक है, इस केस में क्या एमिट होना है, अल्फा पार्टिकल। और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है ना, प्रोटॉन का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा है, इस केस में क्या इमिट होगा, इस केस में बीटा पार्टिकल इमिट होगा। या अल्फा पार्टिकल लिखने की जगह पर हम लोग इसको अल्फा डी के लिख देते हैं। ठीक है, उस वर्ड का क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अल्फा पार्टिकल बोले या बीटा पार्टिकल बोलो, वो निकलेगा आपका। ठीक, ये मामला है। अब गामा रे है आपका, वो एक तरह का रेज है, उसको हम लोग पढ़ेंगे वो कब निकलता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल रेडियो एक्टिविटी के बारे में। बस एक बात और जान लो भैया, ये आपका क्या है, नेचुरल फेनोमेना है। कहाँ लिख दे इसको, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जो लिखा है, स्पॉन्टेनियस रिलेट करता है उसी वर्ड से, नेचुरल फेनोमेना से। जो भी चीज़ें नेचुरली खुद ब खुद होती है, नेचर में ऑटोमेटिक होती है, जिसको हम नहीं करा सकते, हम कोई भी फोर्स लगा के उस चीज़ को नहीं करा सकते, उसको जब मर्जी होगा वो तभी होगा, खुद ब खुद होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारी स्पॉन्टेनियस में ही चली जाती है। तो रेडियो एक्टिविटी इज
है ना। अब आपके मन में ये सवाल जो है कि ये होता क्यों है, कैसे होता है, तो कैसे होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं। तो जो भी न्यूक्लियस अनस्टेबल अगर हो गया है किसी भी रीजन की वजह कर, चाहे ये रीजन हो चाहे ये रीजन हो, अगर वो हो गया है तो वो अपने आप को स्टेबल कंडीशन में लाना चाहेगा। जब वो स्टेबल कंडीशन लाना चाहेगा तो अपने अंदर से वो पार्टिकल्स को इमिट करेगा। दो पार्टिकल्स उसके पास, एक अल्फा और एक बीटा। अल्फा कब रिलीज होना है, जब n/p, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो उस टाइम बीटा रिलीज करेगा वो। एंड एक्स्ट्रा हमारे पास है जो कि फोटोन्स के शक्ल में गामा रेज भी इमिट करता है। ये ऑटोमेटिक होता है नेचर में खुद ब खुद। तो रेडियो एक्टिविटी इज ए फेनोमेना। फेनोमेना लिखने के मानी होता है, फेनोमेना जो है, फेनोमेना हम लोग उसी को बोलते हैं नेचुरली ऑकरिंग प्रोसेस को। जो भी चीज़ें नेचर में खुद ब खुद होती हैं वो हमारा फेनोमेना कहलाता है। जैसे कि बारिश का होना, अब हम ज़बरदस्ती बादल को बोल नहीं सकते हैं गाना वाना गा करके, है ना, कि अब भैया बरस जा, ऐसा तो है नहीं। जैसे गाना बना था, गाना गा करके पानी बरसा रहे थे सब कोई, लेकिन वैसा होता नहीं है। वो अपने आप बरसेगा जब उसका मन करेगा। जलजला का आना, भूकंप हो गया, अर्थक्वेक, ये कैसे होता है, वो ऑटोमेटिक होते हैं सारी चीज़ें। जब उसका मन करेगा उसको देखिएगा इंसान ज़्यादा कचरा फैला रहा है, थोड़ा इन लोग को धंसा दो ज़मीन में, नेचुरल फेनोमेना, ठीक है। इसलिए रेडियो एक्टिविटी इज अ फेनोमेना है वो आपका। सिंपल सा लॉजिक है। मुझे उम्मीद है कि इसमें किसी भी तरह का ऐसा कोई बात नहीं होगा जो आपको समझ में ना आया हो, ठीक है। सारी चीज़ें वेल एंड गुड है। एक बार फिर से बता दो, रेडियो एक्टिविटी एक तरह का आपका फेनोमेना है, एक तरह का स्पॉन्टेनियस इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिविटी स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन इमिट हो किसका, इन द फॉर्म पार्टिकल्स है, फिर हाई एनर्जी का शक्ल है पार्टिकल्स में। दो आदमी, एक अल्फा एक बीटा। रेज अगर एनर्जी फोटोन्स का बात किया तो गामा रेज आता है रिजल्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्यों होगा, वो तब होगा जब ये रेशियो आपका गड़बड़ाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर ज़्यादा है तो वही अल्फा डीके होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है तो बीटा डीके होगा। वेल एंड गुड, चीज़ों को उतार लो, इसमें इतना ही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यूनिट्स के बारे में बात करें। रेडियो एक्टिविटी का यूनिट्स क्या होता है, उतारो इसको जल्दी से, किस में होगा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ना। अच्छा, अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा है भैया, भाई ज़रा ये भी बता दीजिए कि ये जो बंदा, ये लोग दोनों मिलेंगे कहाँ अपने को, ठीक है। अप टू 20 एलिमेंट्स तक हम लोग देखते हैं। ये जो आदमी, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस का जो कैटेगरी शुरू होता है, ये लिख लो आप लोग। रेडियो एक्टिविटी इज फाउंड इन एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर हायर देन 20। रेडियो एक्टिविटी लिखो, मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखो। रेडियो एक्टिविटी इज फाउंड इन एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिविटी इज फाउंड इन एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिविटी इज फाउंड इन एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर, हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 80, ठीक है। मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 80 से ज़्यादा हो, ठीक है, वो हमारा क्या शो करेगा, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। 80 से ज़्यादा होना चाहिए। 80 से ज़्यादा जितना भी आपको मिलेगा सब में ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिविटी देखने को आपको मिलता है। एग्जाम्पल देखना है, आप एग्जाम्पल में कुछ एलिमेंट्स का नाम लिख लो। मैं एग्जाम्पल लिख लो, आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यहाँ जगह नहीं मिलेगा। आप लिखो एग्जाम्पल, लिखो यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लोनियम। लिख लिया, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, प्लोनियम, ठीक है। रीज़न है कि लिखना हो एक लाइन में, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो रीज़न लिख लो एक लाइन में। ऐसे तो मैंने एक्सप्लेन किया है, बट ये तो एक्सप्लेन किया है ना, इसको रीज़न को एक लाइन में लिख लो। एग्जाम में सवाल आते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रेडियो एक्टिविटी, या फिर राइट डाउन द काउज ऑफ, क्वेश्चन भी लिख सकते हो, राइट डाउन द काउज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो आंसर इसका सिंपल है, लिखो इनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ सम हेवी एलिमेंट्स इज द मेन काउज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। Instability of nuclei of some heavy elements is the main cause of radioactivity। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया अभी, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन वेरियस यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। लिखो राइट डाउन वेरियस यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मिटा देते इसको ना, कोई भारी चीज़ नहीं है, ऐसे हटाते। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से लिखो, उसमें राइट डाउन द वेरियस यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का बहुत सारा यूनिट्स है, ठीक है, बहुत सारे यूनिट्स है रेडियो एक्टिविटी का, जिसमें से कुछ यूनिट्स मैं आपको लिखा देता हूँ जो आपको याद रखने हैं, और उसमें से एक दो ही यूनिट्स हैं जो आपको मेनली यूज़ होंगे पूरे चैप्टर में, लेकिन जितना लिखा रहा हूँ याद सभी रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन लिख लिया होगा मुझे उम्मीद है, मैं आंसर लिखता हूँ। देखो सबसे पहला जो यूनिट है आपका वो है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये पहला यूनिट है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना इंटीग्रेशन हो रहा है। दूसरा आपका यूनिट है बैक्यूरल, बैक्यूरल लग रहा है झगड़ा करेगा ये, बैक्यूरल शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल बी स्मॉल क्यू। तीसरा यूनिट है क्यूरी, है ना, मार्क क्यूरी, पेरी क्यूरी का नाम सुना हो, यही लोग दोनों थे हस्बैंड वाइफ जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का डिस्कवर किया था एक्चुअली में, ठीक है। उसके बारे में कभी हम लोग बात करेंगे। इन लोगों को नोबेल प्राइज़ ही मिला था इस चीज़ के लिए। क्यूरी
स्मॉल सी, स्मॉल नहीं सॉरी कैपिटल सी, ठीक है। चौथा नंबर पे यूनिट है इसका रदरफोर्ड। जी हाँ, हमारे रदरफोर्ड सर का भी हाथ था इसमें रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है, इनका भी हाथ था। तो ये 4 यूनिट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये रेडियो एक्टिविटी के 4 यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देन इन सभी यूनिट्स में से जो डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड जो यूनिट है आपका, एक बेसिक यूनिट है, ठीक है, ये आपका एक बेसिक यूनिट है, ठीक है, बेसिक यूनिट। एंड ये जो भैया हमारे पास क्यूरी जो है ये सबसे बड़ा यूनिट है, वेरी बिग यूनिट, बहुत बड़ा यूनिट है ये, इसलिए हम लोग क्यूरी कभी नहीं लिखते। हम जब भी लिखेंगे हम लोग मिली क्यूरी, फेरी क्यूरी से एक छोटा यूनिट यूज़ करते हैं, मिली क्यूरी, माइक्रो क्यूरी ऐसे लिखते हैं। क्यूरी बहुत बड़ा यूनिट हो गया, ठीक है। जैसे वेट का मामला में बताया कुंटल, तो कुंटल क्या होता है, बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। हम लोग कुंटल का छोटा लेते हैं ना, ग्राम में, केजी में, इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे ये क्यूरी बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। और इन सब में जो हमारे पास बैक्यूरल है, ये क्या है, ये SI यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का, SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, SI यूनिट कौन है, बैक्यूरल। इनमें से सबसे बड़ा, इन चारों में सबसे बड़ा कौन हो गया आपका, क्यूरी हो गया। क्यूरी बहुत बड़ा यूनिट है रेडियो एक्टिविटी, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, चलो इसको उतारो एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी किताब में, सॉरी नोट्स में डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, डिफाइन वन बैक्यूरल। एक बैक्यूरल का मतलब क्या होता है वो समझते हैं हम लोग, ठीक है। वो लिख लिया ना, तो बैक्यूरल उसमें आंसर भी लिख लो, उसका बाद मैं उसको समझा देता हूँ। वो तो लिख लिया आपने, डिफाइन वन बैक्यूरल, उसमें आंसर लिख लो। वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड वन बैक्यूरल। लिख लिया, वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड वन बैक्यूरल। या फिर और करके लिखो, और करके इसी का सिंपल सेंटेंस है, इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी, लिखो इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी, हो गया, इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच गिव्स वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। अब भाई सबसे पहला सवाल तो वही कि वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड का मतलब समझते हैं, क्योंकि वो तो पहले बता चुका हूँ मैं, बेसिक यूनिट है। देखो इसके लिए हम लोग मार्कर चेंज करते हैं, ब्लू वाले को बुलाते हैं। आइए, तो ये क्या है, हमने बताया आपको बेसिक यूनिट। इसका मतलब क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है सिंपली डिकम्पोज होना, ठीक है, डिकम्पोज। और डिकम्पोज वर्ड का मीनिंग आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड करते हो अच्छे तरीके से। सिंपली डिकम्पोज, टूटना, डिकम्पोज के माने तो अब जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन डेथ हो गया, मर गया, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, दफन करते थे ले जा करके। नॉर्मली दफन होने के बाद क्या मिट्टी में मिल गया, उसका बॉडी क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। या कोई भी एनिमल्स अगर कहीं पे मर गया है तो वहाँ पे उसका बॉडी क्या होगा, डिकम्पोज होने का मतलब क्या है, वो मिट्टी में पूरी तरीके से जा करके मिल जाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि वो पूरा ह्यूमन का बॉडी मिट्टी में तब्दील हो गया, मिट्टी के साथ मिल गया है, तब्दील नहीं होता, मिट्टी के साथ मिल गया। मिलने के बाद क्या होगा, जो ह्यूमन का न्यूट्रिशन था वो उसमें चला गया। एंड देन उस मिट्टी से नई तरह की चीज़ें और निकल सकती है, पेड़ पौधे वगैरह, क्योंकि वो मिट्टी अब जरखेज हो चुका है। यहाँ पे वही कुछ मामला होता है, कहीं पे न्यूट्रॉन्स अगर ज़्यादा है, न्यूट्रॉन्स अगर न्यूक्लियस में ज़्यादा है तो वो क्या करता है, वो न्यूट्रॉन क्या करता है, वो डिकम्पोज होकर के बीटा डीके करता है। डिकम्पोज होकर के क्या करेगा, आपका बीटा पार्टिकल्स को जनरेट करता है। वही मामला सीधा है, न्यूट्रॉन डिकम्पोज हुआ, न्यूट्रॉन खत्म हुआ, न्यूट्रॉन से एक नया चीज़ निकला, वो क्या था आपका बीटा डीके। जैसे यहाँ पर ह्यूमन बॉडी डिकम्पोज हुआ, वहाँ से पेड़ पौधे निकले, सेम वही चीज़ यहाँ पर है, न्यूट्रॉन डिकम्पोज हुआ, वहाँ से आपका बीटा निकला है। सिंपल सा चीज़ है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मतलब 1 सेकंड में कितना ये चीज़ हो रहा है। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड का मतलब वही कि 1 सेकंड में कितना न्यूट्रॉन डिकम्पोज हो रहा है, वही मामला सीधा, ठीक है। तो अगर बैक्यूरल हम लोग किसको बोले, अगर 1 सेकंड में 1 डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब 1 सेकंड में मान लो 1 न्यूट्रॉन आपका डिकम्पोज हो रहा है, तो हमारा कहलाएगा 1 बैक्यूरल, ठीक है। अभी सिंपल है, इतना समझो, चैप्टर जैसे आगे बढ़ेगा और चीज़ें क्लियर होती जाएगी। क्लियर है, यहाँ पे आगे लिखो। दूसरा ये लिखो आपका, डिफाइन वन रदरफोर्ड। वन रदरफोर्ड देखते हैं हम लोग ना, वन रदरफोर्ड क्या था, लिखो। तो वन रदरफोर्ड आपका इसमें लिखो, इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच गिव्स 10 to the power 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। रदरफोर्ड समझ रहे हो क्या बोला इसमें, 10 to the power 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 10 to the power 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। वाओ, मतलब 1 सेकेंड में 10 to the power 6 न्यूट्रॉन या फिर जो प्रोटॉन वो डिकम्पोज हो सकते नहीं होते। अगर उतना 10 to the power 6 आपको डिसइंटीग्रेशन 1 सेकंड में देखने को मिलता है, उसको हम लोग बोलेंगे रदरफोर्ड। कहानी खत्म। अब देखो क्यूरी के बारे में आपको मैंने पहले बताया, ये क्यूरी क्या है, बड़ा यूनिट है। कितना बड़ा यूनिट है, तो इसमें क्या होता है,
अब आपको बोलेगा डिफाइन वन क्यूरी, तो वही सेंटेंस लिख सकते हैं आप लोग, लिख लो। इट इज़ डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस विच कीप्स 3.7 इंटू 10 टू द पावर 7 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। 3.7 इंटू 10 टू द पावर 7 डिसइंटीग्रेशन। समझ रहे हो कितना बड़ा यूनिट है। एक सेकेंड में आपको 3.7 10 टू द पावर 7 डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। बहुत बड़ा नंबर है, इतना आपको एक सेकेंड में देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग इसको नहीं यूज़ करेंगे, छोटा इसका जगह छोटा लिखेंगे, मिली क्यूरी, माइक्रो क्यूरी ऐसा यूज़ करते हैं। आई होप कि ये चारों जो बेसिक टर्म्स थे, जो यूनिट्स थे, वो आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक हमने अभी तक क्या देखा भैया, बेसिक जो चीज़ रेडियो एक्टिविटी क्या होता है वो देख लिया, क्यों होता है वो देख लिया, इसके यूनिट्स के बारे में देख लिया, हम लोग समझ लिया, अंडरस्टूड कर लिए, ऑलमोस्ट सारी बेसिक चीज़ें हमने कवर कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यहाँ से कहानी आगे बढ़ाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स को देखेंगे। किस एक्सपेरिमेंट्स को थ्रू, यहाँ पर आपका लिखा है हमने डिफाइन रदर डिस्क्राइब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो मेरी क्यूरी या पेरी क्यूरी जो हस्बैंड वाइफ था, उनका भी एक्सपेरिमेंट देखेंगे, किस तरीके से रेडियो एक्टिविटी उन्होंने डिस्कवर किया। फिर रदरफोर्ड ने किस तरीके से रेडियो एक्टिविटी का आपका एक्सपेरिमेंट किया, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देन इन डिटेल हम लोग जानेंगे अल्फा डीके कैसे होता है, बीटा डीके कैसे होता है, क्या होता है, कब होगा वो तो हम लोग देख लिया, अल्फा डीके कब होगा, बीटा डीके कब, वो हम लोग देख लिया, कैसे होता है, और जब ये होगा तो उसकी वजह कर जो न्यूक्लियस उसमें क्या चेंज होना है और जो नया न्यूक्लियस बनेगा वो कैसा होगा, ये सारी चीज़ें हमें जाननी है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में। तब तक आप पढ़ाई करते रहे, इस लेक्चर को रिवाइज करते रहे। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।